22 वर्ष की उम्र में सिमोन डी बुवुआ फ्रांस के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की परीक्षा देने वाली सबसे युवा व्यक्ति बनी। अच्छे अंकों से परीक्षा पास की, पर दर्शन शास्त्र के नियमों पर महारत पाते ही उसमें उन्हें तोड़ने की चाह पैदा हुई। उसे प्लेटो के रूपों के सिद्धांत की शिक्षा मिली थी, जो भौतिक दुनिया को उच्च सत्य और अपरिवर्तनीय आदर्शों का दोषपूर्ण प्रतिबिंब मानता था। पर बुवुआ के लिए दुनियावी जीवन सम्मोहक था, विषयासक्त था और स्थिर तो बिल्कुल नहीं था। भौतिक विश्व की खोजबीन की उनकी इच्छा ने उनके जीवन को गढ़ा और अंततः एक बिल्कुल ही नए और आमूल परिवर्तनवादी दर्शन को प्रेरित किया। अपने रूमानी और बौद्धिक साथी जॉन पॉल सार्त्र के साथ अंतहीन बहस करते हुए बुवुआ ने स्वतंत्र इच्छा, अभिलाषा, अधिकारों तथा जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत अनुभव के महत्व को जाना समझा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में ये विचार एक विचारधारा में परिवर्तित हो गए, जो उनके कार्य से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी थी, अस्तित्ववाद। जहाँ यहूदी ईसाई परंपरा के अनुसार मनुष्य पूर्व निश्चित प्रयोजन के साथ जन्म लेते हैं, वहीं डी बुवुआ और सार्त्र ने एक विकल्प सामने रखा। उन्होंने तर्क रखा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते हैं और वे दिव्य योजना के बिना अस्तित्व में आते हैं। जैसा कि बुवुआ ने माना था, ये स्वतंत्रता एक आशीष के साथ एक बोझ भी है। दी एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी में उन्होंने ये तर्क किया कि हमारे खुद के जीवन के अर्थ की रचना करना और दूसरों की ऐसा करने की स्वतंत्रता का संरक्षण करना हमारा सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है। दी बुवुआ ने लिखा, ऐसी स्वतंत्रता को अस्वीकार करना चाहिए जो केवल आजादी को अस्वीकारने में ही रुचि रखती है। इस दर्शन ने अपने छात्रों को हमारी इच्छाओं से आंतरिक और बाहरी स्तर पर पैदा होने वाली अस्पष्टताओं और संघर्षों से निपटने की चुनौती दी। और जब दी बुवुआ ने अपना प्रयोजन ढूंढना चाहा, तो उन्होंने ये सवाल किया, यदि हर कोई स्वतंत्र रूप से अर्थ की तलाश में जाने योग्य है, तो नारीत्व के सामाजिक आदर्शों ने उनका रास्ता क्यों रोका? अपने सफल लेखन, अध्यापन और सक्रियता के बावजूद दी बुवुआ को अधिकांश पुरुष समकक्ष गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और संस्मरण, कथा और दर्शन लिखने के लिए अपनी कैथोलिक परवरिश और वैवाहिक अपेक्षाओं को अस्वीकार किया था। पर इस जीवन शैली को अपनाकर जो जोखिम उठा रही थी, वे उनके पुरुष समकक्षों को समझ में नहीं आया। उन्होंने स्वतंत्रता को हल्के में लिया। उन्हें दी बुवुआ की रचनाओं में कोई बौद्धिक रुचि नहीं थी, जिसमें महिलाओं के आंतरिक जीवन, लेखक के खुले रिश्ते और उभय लिंगीपन का पता लगाया गया था। अपने नजरिए का महत्व बताने के लिए दी बुवुआ ने अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण पुस्तक लिखने की शुरुआत की। जैसे उन्होंने अस्तित्ववाद की नींव डाली थी, वैसे अब वो सामाजिक लिंग की सीमाओं को बदलने वाली थी। 1949 में प्रकाशित द सेकंड सेक्स ये तर्क देती है कि हमारे जीवन के अर्थ की तरह सामाजिक लिंग भी पूर्व निश्चित नहीं है। जैसा दी बुवुआ ने प्रसिद्ध रूप से लिखा, महिला जन्म नहीं लेती बल्कि बनती है। और उनका तर्क था कि महिला बनने का अर्थ था अन्य बनना। दी बुवुआ ने ये परिभाषा दी कि महिलाओं पर पुरुषों से कमतर होने का ठप्पा लगाना ही अन्य बनना है। पुरुषों ने और को ऐतिहासिक रूप से आदर्श मानव परिभाषित किया गया है। उनका तर्क था कि महिलाओं को पुरुषों से दोयम माना जाता था और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में जाने से रोका जाता था। द सेकंड सेक्स एक आवश्यक नारीवादी पुस्तक बन गई, जिसमें महिलाओं के दमन का विस्तृत इतिहास था और व्यक्तिगत गवाहियों के ढेर थे। द सेकंड सेक्स में व्यक्तिगत अनुभवों और दार्शनिक हस्तक्षेप का संयोजन था, और इस संयोजन ने नारीवादी सिद्धांत की चर्चा के लिए एक नई भाषा प्रदान की। आज भी इस विषय के वार्तालाप दी बुवुआ के इस आग्रह पर आधारित होते हैं कि समानता की तलाश में दर्शन शास्त्र और जीवन के बीच कोई संबंध विच्छेद नहीं है। बेशक अन्य बुनियादी रचना की तरह द सेकंड सेक्स के विचारों का इसके प्रकाशन के बाद विस्तार किया गया। कई आधुनिक विचारकों ने लोगों को अन्य मानने के अन्य तरीकों की खोज की, जिन्हें दी बुवुआ नहीं मानती हैं। इनमें नस्लीय और आर्थिक पहचान के साथ साथ लिंग और यौन पहचान का व्यापक दायरा भी शामिल है, जिसे हम आज समझते हैं। दी बुवुआ के 2 विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों ने उन पर यौन दुराचरण के आरोप लगाए थे, जिनसे उनकी विरासत और जटिल हो जाती है। इन आरोपों के चलते अपने पद के दुरुपयोग के कारण उनका अध्यापन लाइसेंस वापस ले लिया गया। इस और अन्य पहलुओं में दी बुवुआ का जीवन विवादास्पद रहा है और उनकी रचनाएं आरंभिक नारीवाद के उदय का एक विवादग्रस्त पल दर्शाती हैं। उन्होंने अपने जीवन के बाकी समय में इन वार्तालापों में भाग लिया। 1986 में अपनी मृत्यु तक वे कथा साहित्य, दर्शन और संस्मरण लिखती रहीं। आज उनके लेख दार्शनिक भाषा प्रदान करते हैं। नए सिरे से सोचने, फिर से देखने और विरोध किए जाने हेतु ये वो प्रतिक्रिया है जिसे विचारक ने खुशी खुशी स्वीकार की होती। इन वीडियो के माध्यम से अपने तर्क कौशल को तेज करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कभी नहीं जानते कि आपको किसी नैतिक पहेली से निपटने के लिए कब उपकरणों की आवश्यकता होगी।